नमस्कार बच्चों, आप सभी का आपके ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत है। बच्चों, आज हम इस सेशन में आपके पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के तीसरे पाठ हिमालय की बेटियां पढ़ेंगे। बच्चों, आपकी पिछली कक्षा में भी हमने आपके इस पाठ को पढ़ा था, इस पाठ का मुखर वाचन किया था और साथ ही साथ इस पाठ में लेखक ने क्या बताया है, क्या कहना चाहा है, उसे भी समझा था। इस पाठ के लेखक हैं बच्चों नागार्जुन, और यह एक लेख है, एक निबंध है यह पाठ। तो आइए सबसे पहले हम पिछली कक्षा में पढ़ी हुई चीज़ों को दोहरा लेते हैं और उसके बाद इस पाठ के प्रश्न अभ्यास को हल करते हैं। पिछली पाठ में हमने जाना था कि इस पाठ के लेखक हैं नागार्जुन और इस पाठ का शीर्षक है हिमालय की बेटियां। तो इस पाठ में लेखक ने हिमालय और उससे निकलने वाली नदियों के विषय में वर्णन किया है। हिमालय और उसके आसपास के क्षेत्रों का बहुत ही रमणीय वर्णन इस लेख में हमें देखने को मिलता है। प्रकृति के विषय में लेखक की संवेदनशीलता भी इस पाठ में हमें देखने को मिलती है। उन्होंने अपने इस लेख में हिमालय को पिता के रूप में, नदियों को उनकी पुत्रियों के रूप में और समुद्र को हिमालय के दामाद के रूप में चित्रित किया है। और इस लेख में लेखक के द्वारा जो शब्द प्रयोग किए गए हैं वो भी बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही रोचक हैं और उन शब्दों के द्वारा ही हमें ऐसा प्रतीत होता है मानो जो प्रकृति के जो सारे मानवीय सचेतन रूप लेखक लिख रहे हैं वो बिल्कुल हमारे सामने सजीव होकर आ जा रहे हैं। जैसे हिमालय को बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ कहना, या नदियों को संभ्रांत महिला कहना, या उन्हें चंचल बालिका के रूप में देखना, ये के सारे विशेषण क्या करते हैं, जो पाठ है उसको बहुत ही रोचक बना देते हैं और इन शब्दों का प्रयोग लेखक के भावों को और अधिक उभार देता है। इस पाठ में प्रकृति का बहुत ही सुंदर मानवीकरण लेखक द्वारा किया गया है। ऐसा लगता है जो प्रकृति है वो भी क्या कर रही है, मानव की तरह व्यवहार कर रही है। इस पाठ में लेखक का हृदय, लेखक का भाव नदियों के प्रति पल पल बदलता रहता है। उनकी सोच नदियों के प्रति पल पल बदलती रहती है। वो नदियों के विभिन्न रूपों को देखकर नदियों को भिन्न भिन्न उपमा देते रहते हैं, उन्हें भिन्न भिन्न रूपों में देखते रहते हैं। वो विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न रूपों में जब नदियों को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि नदियाँ अपना रूप बदलती जा रही हैं। जैसे वो हिमालय क्षेत्र में जब नदियों को उनके उद्गम स्थान पे देखते हैं तो उन्हें बिल्कुल चंचल बालिकाओं की तरह प्रतीत होती हैं, लेकिन जब वो मैदानी भागों में देखते हैं नदियों को तो उन्हें नदियाँ संभ्रांत महिला की भांति दिखाई देती हैं। और अंत में आते आते तो नदियाँ लेखक को बहन के रूप में दिखाई प्रतीत होने लगती है। उन्हें लगता है कि जो नदियाँ हैं वो कहीं पर बेटी हैं, कहीं पर माँ हैं, कहीं पर प्रेयसी हैं और कहीं पर बहन के रूप में प्रतीत होती हैं। तो इस प्रकार से लेखक ने इस लेख में एक दार्शनिक व्यक्ति के समान हिमालय और उससे निकलने वाली नदियों के विषय में अपने विचारों को प्रकट किया है। इस लेख के माध्यम से लेखक ने हमें नदियों के महत्व को भी समझाने का प्रयास किया है और इस लेख के माध्यम से हमें हिमालय और उससे निकलने वाली नदियों और वहाँ के जो जंगल हैं, जो पेड़ हैं, जो वहाँ की जो प्रकृति है, वहाँ का जो भौगोलिक क्षेत्र है उसके बारे में हमें भी बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हमने इस पाठ के सारांश को पढ़ा। आइए अब इस पाठ के प्रश्न अभ्यास को हल करते हैं। बच्चों, इस प्रश्न अभ्यास का पहला प्रश्न लेख से है। पहला प्रश्न है, नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं। अर्थात इस प्रश्न में पूछा गया है कि जो नदियों को माँ मानने की परंपरा है वो हमारे साहित्य में, हिंदी साहित्य या संस्कृत साहित्य में, हमारे भारतीय संस्कृति में बहुत
पुराने समय से चली आ रही है, अर्थात हमारे जो साहित्यकार हैं या जो हमारे पूर्वज हैं वो हमेशा नदियों को माँ के रूप में ही देखते आए हैं। ये परंपरा बहुत पुराने समय से चली आ रही है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि लेखक नागार्जुन नदियों को किन अन्य रूपों में देखते हैं, अर्थात वो किन नए नए रूपों में नदियों को देखते हैं, उन्हें नदियाँ किन नए नए रूपों में प्रतीत होती हैं। तो यहाँ पर इसका उत्तर बच्चों हम लोग लिख सकते हैं, जैसा कि अभी हमने सारांश में पढ़ा, नदियों को माँ मानने की परंपरा तो हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन ने उन्हें बेटियों, प्रेयसी व बहन के रूप में भी देखा है। अर्थात लेखक को नदियाँ एक बेटी के रूप में, एक प्रेयसी के रूप में और एक बहन के रूप में भी प्रतीत होती हैं, जो कि हमारी पुरानी परंपरा से भिन्न है। इसके बाद बच्चों हम आप इस पाठ से, इस लेख से अगला प्रश्न है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं इस लेख में बताई गई हैं। इसका बच्चों आप लोग उत्तर लिख सकते हो कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख बड़ी नदियां हैं, जिन्हें लेखक ने महानद कहा है, जिन्हें महानद की संज्ञा दी गई है। इन दो नदियों के बीच से अन्य दो छोटी बड़ी बहती नदियाँ बहती हैं। ये नदियाँ दयालु हिमालय के पिघले दिल की एक एक बूंद इकट्ठा होकर बनी है। ये नदियाँ सुंदर एवं लुभावनी लगती हैं। अर्थात लेखक ने जैसा पाठ में हमें बताया था कि ये जो नदियाँ हैं वो क्या है, दयालु हिमालय के पिघले दिल की एक एक बूंद से इकट्ठा होकर बनी है। ये अपने आप में कुछ नहीं बल्कि हिमालय की दया पर ही निर्मित हुई हैं, और ये नदियाँ बहुत विशाल है, बहुत सुंदर है और बहुत ही लुभावनी है। ये इन दो नदियों की विशेषताएं हैं। बच्चों आपका अगला प्रश्न है लेख से, काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है। बच्चों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है, ऐसा उल्लेख पाठ में आया है। लेख में लेखक नागार्जुन ने इस बात का उल्लेख किया है कि काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। अब यहाँ प्रश्न है कि काका कालेलकर ने लोक माता क्यों कहा है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जो जल है वो हमारा जीवन है, और जो नदियाँ हैं वो हमें जल प्रदान करती हैं, और वो जल कैसा होता है, जीवन दान देने वाला होता है। इस प्रकार से जो नदियाँ हैं वो बहुत ही कल्याणकारी हैं और जीवन दायिनी हैं हम सब के लिए। और इसके साथ ही साथ ये जो नदियाँ हैं ये किसी से भेदभाव नहीं करती, ये हर किसी का समान रूप से सहायता करती हैं, हर किसी की सहायता करती हैं, हर किसी पे समान रूप से अपनी ममता को बरसाती हैं, सबका भरण पोषण करती हैं, सबकी सहायता करती हैं। इन नदियों के द्वारा मनुष्य खेती बाड़ी कर सकता है। इसके अलावा नदियों से शहरों, गाँवों और शहरों की जो गंदगी है वो भी दूर जाती है, वो भी ये नदियाँ अपने साथ बहाकर ले जाती हैं। इसके साथ ही साथ नदियों के जल से भूमि की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है, और इसके साथ साथ ही मनुष्य के जो आधुनिकीकरण के लिए बिजली और सिंचाई के नए साधनों की एक ज़रूरतें हैं, उसे भी नदियों के द्वारा पूरा किया जा रहा है। नदियाँ इन साधनों में भी क्या कर रही है, मनुष्य का सहयोग दे रही हैं, और मनुष्य के लिए ही नहीं बल्कि पशु पक्षी पेड़ पौधे सब चीज़ के लिए जो नदियां हैं वो बहुत ही कल्याणकारी है। और इसी कारण से काका कालेलकर ने नदियों को क्या कहा है, लोक माता कहा है। अर्थात लोक माता का तात्पर्य क्या होता है, सबकी माता, पूरे लोक की, पूरे संसार की माता को हम लोक माता कहते हैं। तो जब नदी सबका कल्याण कर रही है तो वो क्या होती है, लोक माता ही कहलाती है। ठीक, आपका बच्चों अगला प्रश्न है कि हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है। तो बच्चों जैसा कि आप लोगों ने लेख में पढ़ा, लेखक जब यात्रा करते हुए हिमालय के ऊपर चढ़ते हैं तो वो वहाँ पर हिमालय की जो बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियाँ हैं उनकी, और उसके साथ साथ ही जो घाटियाँ हैं और जो हिमालय के ऊपर की समतल भूमियाँ अर्थात अधित्यकाएँ हैं, या जो घाटियाँ हैं हिमालय के इर्द गिर्द, जो हरे भरे पेड़ों से, जंगलों से भरी हुई घाटियाँ हैं, उपत्यकाएँ हैं,
उनके बारे में, और उसके साथ ही साथ जो शंक्वाकार, चीड़, देवदार आदि के जंगल हैं उनके बारे में, और उसके साथ ही साथ हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में भी जो लेखक हैं उल्लेख करते हैं और उन सब की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं कि हिमालय की यात्रा में लेखक ने नदियों, पर्वतों, बर्फीली पहाड़ियों, हरी भरी घाटियों तथा महासागरों की भूरी भूरी प्रशंसा की है। अब आते हैं बच्चों आपके भाषा की बात वाले खंड पे। इस पाठ में जो भाषा की बात का खंड है उसमें इस पाठ से जुड़े हुए व्याकरण संबंधी प्रश्न पूछे गए हैं। आइए हम मिलकर उन्हें हल करते हैं। बच्चों आपकी भाषा की बात बच्चों आपकी भाषा की बात खंड का पहला प्रश्न है कि अपनी बात कहते हुए लेखक ने अनेक समानताएं प्रस्तुत की हैं। ऐसी तुलना से अर्थ अधिक स्पष्ट एवं सुंदर बन जाता है। उदाहरण के तौर पर संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। दूसरा उदाहरण है माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता था। अन्य पाठों में से ऐसे 5 तुलनात्मक प्रयोग निकालकर कक्षा में सुनाइए और उन सुंदर प्रयोगों को कॉपी में लिखिए भी। तो बच्चों यहाँ पर प्रश्न ये दे रहा है कि लेखक ने इस पाठ में बहुत सारी जगहों पर क्या किया है, समानताएं प्रस्तुत की हैं। एक चीज़ की तुलना दूसरे चीज़ से की है और इस तुलना से जो अर्थ है वो और अधिक स्पष्ट और सुंदर हो जाता है। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण पाठ से दिए गए हैं और हमें अन्य पाठों से ऐसे उदाहरण ही ढूंढकर कॉपी में लिखने हैं। यहाँ पर पहला उदाहरण दिया हुआ है कि लेखक ने पाठ में क्या कहा था कि जो नदियाँ हैं वो संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थीं, अर्थात नदियों को लेखक ने नदियों की तुलना एक संभ्रांत महिला, एक शिष्ट कुलीन महिला की से किया है। उसके बाद दूसरा उदाहरण देते हैं पाठ से यहाँ पर कि माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता था। अर्थात यहाँ पर भाव ये है कि जो लेखक हैं वो नदियों की धारा में डुबकियाँ कैसे लगाया करते थे, ऐसे लगाया करते थे जैसे वो अपनी माँ, मौसी, मामी या दादी की गोद में क्या कर रहे हों, खेल रहे हों या बैठे हुए हों। तो वो उसी प्रकार से ही, अर्थात जो नदियाँ हैं वो लेखक को कैसी प्रतीत होती हैं, अपनी माँ, मौसी, दादी या मामी की तरह प्रतीत होती हैं। तो अर्थात यहाँ पे नदियों की तुलना लेखक ने अपनी माँ, मौसी, दादी या मामी से की है। तो इस प्रकार के जो तुलना करके जब हम वाक्यों को बनाते हैं तो जो अर्थ है वो बहुत ही ज़्यादा स्पष्ट हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर भी लगने लगता है। तो इस प्रकार के ही प्रश्न वाक्य हमें अब अन्य पाठों से ढूंढ कर लिखने हैं। तो बच्चों ऐसे ही तुलना करने वाले वाक्य हमने आपके पहले पाठ में भी पढ़ा था, जैसे लाल किरण सी चोंच खोल चुकते तारक अनार के दाने, ये भी एक उदाहरण है। इसके अतिरिक्त उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज़ निकाली। तो बच्चों जैसा कि मैंने बताया था पहले कि सी, सा, से जो योजक चिन्ह के साथ किसी शब्द के साथ लग जाते हैं तो वो भी क्या करते हैं, समानता का बोध कराते हैं, वो भी समानता सूचक शब्द हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त आप उदाहरण में देख सकते हो कि सागर की हिलोरों की भांति उसका यह मादक स्वर गली भर के मकानों में उस ओर तक लहरता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। ये भी एक उदाहरण है समानता का बोध कराने के लिए। तो आपको बच्चों इसी प्रकार से दो चीज़ों के बीच में तुलना करते हुए, समानता करते हुए वाक्यों को चुनना है और यहाँ पर लिखना है। ठीक बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। बच्चों आपके भाषा की बात खंड का अगला प्रश्न है कि निर्जीव वस्तुओं को मानव संबंधी नाम देने से निर्जीव वस्तुएं भी मानव जीवी
जीवित हो उठती हैं। जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा, लेखक ने कई जगहों पर क्या किया है, जो निर्जीव है, जो नदियाँ हैं, जो पहाड़ हैं, जो पर्वत है, जो हिमालय है, जो समुद्र है, उसे सजीव के रूप में, बिल्कुल मानव के रूप में चित्रित किया है। और इससे उनका चित्र बिल्कुल हमारे हृदय में कैसा हो उठता है, जैसे वो कोई सजीव ही हो, जैसे वो कोई जीवित प्राणी ही हो, ऐसा ही उठता है। तो लेखक ने इस पाठ में कई स्थानों पर ऐसे प्रयोग किए हैं, जैसा कि हमने अभी बताया। इस यहाँ पर उदाहरण भी दे रहा है, जैसे कि परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वो कुछ और रूप में सामने थी। अर्थात यहाँ पर हिमालय के कंधे पे, कंधा तो मनुष्यों का होता है ना, हिमालय का कंधा तो असल में वास्तविकता में होता नहीं है, लेकिन फिर भी लेखक ने हिमालय के पर्वतों पर चढ़ने की क्रिया को हिमालय के कंधों पर चढ़ने की प्रक्रिया बताया है। तो यहाँ पर लेखक ने हिमालय को बिल्कुल मानव रूप में चित्रित किया है। इसी प्रकार काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। नदियाँ तो कोई सजीव या माता तो है नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पर लेखक द्वारा लिखा गया है कि काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है, अर्थात एक सजीव के रूप में चित्रित किया है। तो हमें इस पाठ में इसी तरीके से उदाहरण, इसी तरह के और उदाहरण ढूंढने हैं और लिखने हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हम और उदाहरण कौन कौन से लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं जैसे संभ्रांत महिला की भांति प्रतीत होती है, ये भी बहुत एक अच्छा उदाहरण है। वहाँ पे नदियाँ जो है लेखक को कैसी प्रतीत हो रही है? संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। इसी प्रकार नदियों को लेखक ने लिखा है कि इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर हंसते जाना, इनकी भावभंगी, यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है। अर्थात कि अभी क्या है, नदियों को बिल्कुल मानव की तरह, एक छोटी बालिका की तरह चित्रित करने के का प्रयत्न किया गया है, बिल्कुल बालिका के रूप में यहाँ पर चित्रित किया गया है। तो इसी प्रकार से बच्चों, आपको अन्य उदाहरण भी यहाँ लिखे गए हैं और इसी तरह के अन्य उदाहरण आपको स्वयं से पाठ से ढूंढ के यहाँ इसमें लिखने हैं, जिसमें निर्जीव वस्तुओं को भी बिल्कुल मानव की तरह, सचेतन रूप की तरह चित्रित किया गया हो। तो आइए आपके अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बच्चों, आपको अगला प्रश्न है, द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। इस समास में और शब्द का लोप हो जाता है, जैसे राजा रानी। इसमें द्वंद्व समास है जिसका अर्थ है राजा और रानी। पाठ में कई स्थानों पर द्वंद्व समासों का प्रयोग किया गया है। इन्हें खोजकर वर्णमाला क्रम में अर्थात शब्दकोश शैली में यहाँ पर हमें लिखना है। तो बच्चों, जैसा कि आपके पहले पाठ हम पंक्षी उन्मुक्त गगन कविता में के भाषा की बात खंड में भी हमने यह पढ़ा था कि जो द्वंद्व समास होता है उसमें क्या होता है, बीच में योजक चिन्ह लगा होता है, और जब हम उस योजक चिन्ह को हटाते हैं तो वहाँ पर बीच में क्या आ जाता है, और आ जाता है। और उस द्वंद्व समास में दोनों पद, यानी कि जो प्रथम पद और जो द्वितीय पद है, जो वो दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। और उस समास की क्या विशेषता है कि उस समास में जब हम उसका संक्षिप्तीकरण करते हैं तो बीच में योजक चिन्ह लगा होता है, और जब हम उसके संक्षिप्तीकरण को, उसका उस समास को हटाते हैं तो वहाँ पर क्या लग जाता है, योजक चिन्ह की जगह और लग जाता है। तो यहाँ पर जैसे उदाहरण में दे रहा है राजा योजक चिन्ह रानी, तो उसमें क्या है, द्वंद्व समास है, क्योंकि बीच में क्या लगा हुआ है, योजक चिन्ह लगा, और जैसे ही हम योजक चिन्ह को हटाएंगे वहाँ पर क्या हो जाएगा, और लग जाएगा, राजा और रानी हो जाएगा। तो हमें ऐसे ही द्वंद्व समास के उदाहरण क्या करने हैं, ढूंढ कर पाठ से लिखने हैं। तो यहाँ आप लिख सकते हो छोटी बड़ी, भाव भंगी, माँ बाप। तो यहाँ पर आप यदि योजक चिन्ह हटाओ तो छोटी और बड़ी हो जाएगा, भाव और भंगी हो जाएगा, तथा माँ और बाप हो जाएगा। इसी प्रकार के अन्य उदाहरण भी आप इस पाठ से ढूंढकर यहाँ लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों आपका कि नदी को उल्टा लिखने से दीन होता है, जिसका अर्थ होता है गरीब। अर्थात जब आप नदी को उल्टा कर दो, न दी है तो आप दी को पहले लिख दो न के जगह पे, और न को दी के जगह पे लिख दो, तो नया शब्द बन जाता है दीन, जिसका अर्थ होता है गरीब। तो यहाँ पर
हमें बोल रहा है कि हमें भी ऐसे ही 5 शब्द लिखने हैं जिसे उल्टा लिखने पर कोई सार्थक शब्द बन जाए। बच्चों, बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम शब्दों को उल्टा करके लिखते हैं तो उन शब्दों का कोई जो नए शब्द बनते हैं उल्टा करके लिखने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकल पाता, वो निरर्थक होते हैं। लेकिन हमें क्या कह रहा है कि हमें ऐसे शब्द लिखने हैं जिनको अगर हम उल्टा करके लिखते हैं तो उसका भी क्या हो, सार्थक, वो भी एक सार्थक शब्द हो, उसका उस शब्द का भी कोई ना कोई अर्थ जरूर हो, और हमें उस शब्द के आगे संज्ञा के नाम भी लिखने हैं। जैसे नदी को उल्टा करते हैं तो दीन बनता है, और दीन कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। तो बच्चों, यहाँ पर हम पाठ से उदाहरण देख सकते हैं। जैसे रात, रात को हम अगर उल्टा करें तो क्या बन जाता है, तार। इसी प्रकार जाता, जाता क्रिया है, अगर हम इसे उल्टा कर दें तो क्या बन जाता है, ताजा। इसी प्रकार भला, भला भी शब्द है, भला को यदि हम उल्टा कर दें तो क्या बन जाता है, लाभ। इसी प्रकार राही, राही को उल्टा कर देने पर क्या बन जाता है, हीरा। इसी प्रकार नव, नव को अगर हम उल्टा कर दें, नौ, न के जगह पे व रख दें और व के जगह पे न को रख दें तो क्या बन जाता है, वन। इसी प्रकार बच्चों, यहाँ पे और भी शब्द दिए गए हैं। बच्चों, मैंने यहाँ पर संज्ञा नहीं बताया है शब्दों की, ये कार्य आपको स्वयं से करना है। आप इन शब्दों की संज्ञा को स्वयं से पहचान कर लिखिए, जिससे आपकी संज्ञा जो आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है उसकी पुनरावृत्ति भी हो जाए। ठीक, अब बच्चों हम अगले पाठ की ओर, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती थी। या उपयुक्त पंक्ति में ही का के प्रयोग की ओर ध्यान दीजिए। यहाँ पर बच्चों आप लोग ध्यान से दोबारा पढ़िए। उनके ख्याल में शायद ही पर ही जो शब्द है वो क्या कर रहा है, जोर देने के लिए है, और शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती थी। तो यहाँ पर जो ही शब्द है वो वाक्य को नकारात्मक अर्थ दे रहा है। इससे हमें, क्योंकि इस वाक्य को पढ़ के हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा भाव आ रहा है कि जो नदियां हैं उन्हें अपने बूढ़े हिमालय की गोद में खेलने वाली यादें नहीं आएंगी, शायद ही आएंगी। इसका अर्थ होता है कि नहीं आएंगी, उनके इसका ख्याल उन्हें नहीं आएगा। तो ये जो ही वाला शब्द है वो क्या है, नकारात्मक अर्थ दे रहा है वाक्य को। तो यहाँ पर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि उनके ख्याल में शायद यह बात ना आ सके कि यह वो बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती थी। हम यहाँ पर ही का प्रयोग ना करके ना का भी प्रयोग कर सकते थे, लेकिन ही का प्रयोग यहाँ पर क्या दे रहा है बच्चों, प्रयोग करने पर ही का प्रयोग हमें नकारात्मक अर्थ दे रहा है। हमें न नकारात्मक शब्द न जुड़ने के बाद भी क्या भाव निकल के आ रहा है कि यह एक नकारात्मक वाक्य है। तो इसी प्रकार से नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य कई बार नहीं के अर्थ में इस्तेमाल नहीं होते हैं। जैसे महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता, जो नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं जिसमें प्रश्नवाचक शब्द और नकारात्मक शब्द दोनों लगा होता है, वो भी कभी कभी ऐसे होते हैं कि उनमें सकारात्मक वाक्य के भाव निकल कर आते हैं। जैसे महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता, ये नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य है, इसमें कौन भी है और नहीं भी है, लेकिन फिर भी यह जो वाक्य है वो भाव सकारात्मक वाक्य का दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर भाव यह है कि महात्मा गांधी को हर कोई जानता है। तो इस प्रकार से दोनों वाक्यों के स्वरूप में और उनके भावों में अंतर है। ही वाला शब्द देखने में सकारात्मक लग रहा है, उसमें कोई नकारात्मक शब्द नहीं है, फिर भी उसका भाव नकारात्मक निकल रहा है। और जो यह प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य है जिसमें कौन और नहीं लगा है, यह देखने में हमें लग रहा है कि यह प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य है, परंतु असल में इसका भाव निकल के आ रहा है कि यह एक सकारात्मक अर्थ दे रहा है, सकारात्मक वाक्य की तरह प्रयोग हो रहा है। तो इन दोनों प्रकार के वाक्यों के समान 3-3 उदाहरण हम आपको सोच के लिखने हैं और उनका विश्लेषण करना है। यहाँ पर बच्चों मैंने 2 उदाहरण दिए हैं और उनका विश्लेषण किया है, मैं उन्हें समझा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप अन्य उदाहरण स्वयं से लिखेंगे। जैसे मैंने पहला वाक्य दिया है,
कि बापू को कौन नहीं जानता। बच्चों आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ कौन नहीं जानता के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। आप लोग इस चीज़ को सुधार लीजिएगा। इसका विश्लेषण हम करते हैं तो हमें पता चलेगा कि हर कोई बापू को जानता है। ठीक, इसके बाद दूसरा उदाहरण है, उन्हें शायद ही इस घटना की जानकारी हो। यहाँ पर ही शब्द लगा हुआ है। यह देखने में तो हमें क्या लग रहा है, सकारात्मक वाक्य लग रहा है, इसमें कोई नकारात्मक शब्द नहीं है, लेकिन इसका भाव निकल कर आ रहा है कि शायद उन्हें घटना की जानकारी ना हो, जो कि एक नकारात्मक भाव प्रकट कर रहा है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आप लोग अन्य उदाहरण स्वयं से ढूंढ कर लिख लेंगे। और यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, आपका जो ये पहला उदाहरण है, यहाँ पर ये प्रश्नवाचक, यहाँ पर पूर्ण विराम न होकर प्रश्नवाचक चिन्ह होगा, क्योंकि ये नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य है और इसका विश्लेषण करने पर हमें इसके भाव निकलकर सकारात्मक आते हैं। ठीक बच्चों, तो यहाँ पर आप सुधार लीजिएगा और यहाँ इस उदाहरणों को देखकर आप अन्य उदाहरण भी स्वयं से सोचकर बनाकर लिख सकते हैं। ऐसे ही वाक्य बनाकर उसका विश्लेषण कर सकते हैं। और आपको यह कार्य सारे अपने कक्षा कार्य में कॉपी में नोट करना है। बच्चों यहाँ पर आपका यह पाठ समाप्त होता है। इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जिन्हें आपको गृह कार्य में करने हैं, ढूंढ कर करने हैं। पहला प्रश्न है, समय के साथ भाषा बदलती है, शब्द बदलते हैं, उनके रूप बदल जाते हैं। शब्दों के रूप, भाषा के रूप समय के साथ साथ बदलते हैं। तो यहाँ पर बेतवा नदी का नाम इस पाठ में लेखक ने दूसरा बताया है, वेत्रवती बताया है। आज हम जिसे बेतवा नदी के नाम से जानते हैं, पहले उसे वेत्रवती नाम के से जानते थे। तो ऐसे ही कुछ नदियों के नाम और जगहों के नाम दिए गए हैं जिनका पहले कुछ और नाम था। आपको उन्हीं नामों को परिवर्तित रूपों से क्या करना है, मिलान करना है। जैसे यहाँ पर सतलज, झेलम, चिनाब और बनारस नाम दिए गए हैं। 3 नदियों के नाम है और एक स्थान का नाम है। अब आपको उसके पुराने नाम से या पहले के नाम से आपको इन शब्दों का मिलान करना है। पहले उनके जो नाम रहे होंगे उनसे आपको मिलान करना है। आपका दूसरे साइड में नाम दिया हुआ है विपाशा, सद्रुम, वितस्ता और वाराणसी। जैसे बच्चों मैंने बनारस का नाम पहले बनारस बोला जाता था, अभी उसका नाम वाराणसी हो गया है। तो उसी तरीके से आपको उन तीनों नदियों सतलज, झेलम और चिनाब के भी दूसरे नाम, परिवर्तित नाम आपको यहाँ ढूंढकर मिलान करके लिखना है। आपका अगला प्रश्न है, आप नदियों को किस रूप में देखते हैं, उनकी सफाई के लिए क्या प्रयास करते हैं या क्या कर सकते हैं, अपने शब्दों में देना है। आज के लिए बच्चों इतना ही। धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। अगले सेशन में हम आके अगले नए पाठ के साथ मिलेंगे।